Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Amazing Spider-Man The Rise of Electro. ये मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज की सेकंड मूवी है। इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने इससे पहले वो पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं रिचर्ड पार्कर, यानी कि जो पीटर पार्कर के पिता हैं, और वो अपनी कंपनी ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन में कुछ मकड़ियों पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनमें से एक सीरम निकालकर उन सभी मकड़ियों को जान से मारकर वहां से निकलने लगते हैं। और इसी के साथ ही वो एक वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए, मगर इसी के साथ अब मेरे काफी ज्यादा दुश्मन भी बन चुके हैं और मैं नहीं जानता कि ये प्रयोग कब तक सेफ रहेगा। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं कभी मर जाऊं तो लोगों को इस बात का पता चल सके कि मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा था और या फिर कहीं चोरी की प्लानिंग नहीं थी मेरी। मैं बस देश और दुनिया को एक ऐसा प्रयोग देना चाहता था जिससे कि हर किसी की विकृतता कम हो जाए, यानी कि हर कोई एक ताकतवर इंसान में बदल पाए। मगर कुछ लोग जिसे चुराना चाहते हैं वो जरूर मेरे पीछे पड़े और मुझे जान से मारने की कोशिश करेंगे। और तभी वहां पर उसका बेटा पीटर पार्कर उसे बुलाने लगता है और तब उसे पता चलता है कि उसके घर में जस्ट अभी किसी ने चोरी करी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर, जो कि दोनों ही एक साइंटिस्ट होते हैं और ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन में साथ में भी काम किया करते थे, अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पीटर को उनके आंट एंड अंकल, यानी कि आंट में और अंकल बैन के पास में छोड़ जाएंगे। और इसी के साथ अब वो निकल जाते हैं कतर के लिए। जब वो अपनी फ्लाइट में बैठे होते हैं तब वहाँ पर मैरी उससे कहती है कि तुमने अपनी जितनी भी रिसर्च करी है उसे रूजवेल्ट में भेज दो। रूजवेल्ट एक जगह का नाम है। और इसी बात को सुनकर अब रिचर्ड पार्कर अपनी सारी रिसर्च को पूरी तरीके से अपलोड करने लगता है रूजवेल्ट में। और तभी वहाँ पर एक इंसान पहुँच जाता है। पहले तो रिचर्ड को लगता है कि वो जरूर पायलट है, मगर देखते ही देखते वो अपनी गन निकाल लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। वहां पर रिचर्ड भी अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है। इसी हाथापाई में अब वहां पर मैरी भी पहुंच जाती है और देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि अब प्लेन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहां पर एक गोली चल जाती है कांच पे, जिसकी वजह से प्लेन काफी तरीके से अनबैलेंस हो जाता है और पूरे प्लेन में आग लग जाती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वहां पर वो प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और उसी में रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर की जान चली जाती है। अब इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर, यानी कि हमारा स्पाइडरमैन। और सीरियसली गाइज, इस मूवी के सीजे और वीएफएक्स सच बताऊं तो काफी ज्यादा बेहतरीन थे कंपेयर टू ऑल स्पाइडरमैन मूवीज। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक चोर जिसका नाम है एलेक्सी, वो प्लूटोनियम नाम का एक धातु चुरा कर भाग रहा होता है और सारी की सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। और अब स्पाइडरमैन भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो पहले तो उसके ट्रक में से सारा प्लूटोनियम निकालता है और उसके बाद में उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि उसका ट्रक काफी ज्यादा तेज चल रहा होता है तो वो शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और तभी वहां पर स्पाइडरमैन एक इंसान की जान बचाता है जिसका नाम होता है मैक्स डिलन, जो कि ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन के अंदर बीइंग ए इलेक्ट्रीशियन होता है। और वो उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना, तुम मेरे खबरी और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। और ये कहकर अब वो सीधा पहुंच जाता है एलेक्सी के पास में और उसकी चड्डी उतारता है, उसे खूब परेशान करता है और साथ ही फाइनली उसे पुलिस के हवाले करके वहां से निकल जाता है। उस दिन बेसिकली पीटर का फाइनली ग्रेजुएशन का दिन होता है, जिस दिन उसके सभी दोस्तों को स्कॉलरशिप मिल रही होती है। और साथ ही वहां पर अब ग्वेन स्टेसी भी होती है जो कि पीटर का वेट कर रही होती है। और सडनली वहां पर पीटर पहुंच ही जाता है। काफी खुशी का माहौल होता है, सभी फैमिलीज आपस में एक दूसरे की फोटोज क्लिक कर रही होती है क्योंकि अब सभी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके होते हैं। और इसी के साथ ही अब वहां पर ग्वेन पीटर को शाम की डिनर के लिए इनवाइट करती है, मगर पीटर इस बात को जानता था कि वो स्पाइडरमैन है और अगर वो ग्वेन स्टेसी के साथ में रहेगा तो जो खतरे उस पर आते हैं वो जरूर उस पर भी आएंगे। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो उससे अब ना तो मिलेगा ना ही बातचीत करेगा। और शाम को जब डिनर के लिए ग्वेन स्टेसी एक होटल में पहुंचती है तो वहां पर नजर चुराते हुए पीटर भी पहुंचता है, लेकिन इस बात का ग्वेन स्टेसी को पता चल जाता है तो वो बाहर आकर उससे कहती है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वहां पर फाइनली पीटर रिवील करता है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम ग्वेन की हमेशा रक्षा करोगे और मैं इस बात को जानता हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो हर वक्त तुम प्रॉब्लम में आती रहोगी। अब इस बात को सुनकर ग्वेन का दिल भी काफी टूट जाता है और वो पीटर से अब फाइनली ब्रेकअप कर डालती है और कहती है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। और अब इसी बात को सुनकर फाइनली पीटर पार्कर अपने टूटे हुए दिल से एक आम जिंदगी बताना शुरू कर देता है। अब वो सोचता है कि मैं इस शहर की भलाई के लिए हर वो काम करूंगा जो मुझे जरूरी लगेगा
और वो अब शहर में चोरियां, गुंडेगर्दी और जो भी बुरे काम होते हैं उन्हें रोकने लगता है। वहीं दूसरी ओर अब हमें दिखाया जाता है मैक्स डिलन, जिसका बर्थडे होता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि वह स्पाइडरमैन का काफी बड़ा फैन है। एक तरीके से स्पाइडरमैन उसकी इंस्पिरेशन है, उसका सुपर हीरो है और वो हर वक्त बस उसे याद करता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन ने इतनी भरी भीड़ के अंदर सिर्फ उसे बचाया, उससे उसकी जान की परवाह है, इसीलिए वो हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता है। और तभी वहाँ पर मैक्स डिलन को कॉल आता है ऑस्कॉर्प कॉरपोरेशन से। तब वो वहाँ पर पहुँचता है और उनसे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब वहाँ के उच्च अधिकारी उसे कहते हैं कि अभी अभी हमें पता चला है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। इसी बात को सुनकर अब डिलन फाइनली रात को वहाँ पर काम करने के लिए पहुँचता है। हालांकि उस दिन उसका बर्थडे भी होता है, मगर किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो एक छोटा इंसान होता है, इसीलिए उसे रात भर काम करना पड़ता है। और जब वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पहुँचता है तो वहाँ पर एक तार निकला हुआ होता है और जब वो उस तार को लगाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत जोर का करंट लग जाता है और वो वहीं पर नीचे एक पानी के टैंक में गिर जाता है, जिसके अंदर जेनेटिक इलेक्ट्रिकल मोरे ईल्स होती है जो उस पर हमला कर देती है। और जैसे ही वो उस पर हमला करती है तो वो अपनी सारी पावर्स उसे दे डालती है। लेकिन तब मैक्स डिलन एक आम इंसान होता है और वो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को झेल नहीं पाता। एक तो उस कंपनी की तार से निकली इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही जेनेटिक इलेक्ट्रिक मोरे ईल्स की इतनी सारी पावर, वो एक साथ इतने सारे वोल्टेज को संभाल नहीं पाता और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है ऑस्कॉर्प कॉरपोरेशन के सीईओ, जिनका नाम होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न। और तब हमें पता चलता है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है और उनसे मिलने के लिए उनका बेटा हैरी ऑसबॉर्न अब आया होता है। और तब वहाँ पर नॉर्मन उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे पूरे खानदान में एक जेनेटिक बीमारी यानी कि एक आनुवांशिक रोग जो 16 साल की उम्र से ही शुरू होता है और तुम भी अब 16 से ऊपर के हो चुके हो, तुम्हारे भी हाथ हिलने शुरू हो चुके होंगे और तुम्हारे अंदर भी बेचैनी आ चुकी होगी, मगर मेरे पास में जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ है। ये है एक मेमोरी डिवाइस जिसके अंदर इस पूरी कंपनी का डेटा स्टोर है। अगर तुम इसे सही से यूज करोगे तो तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो आज तक मैं नहीं कर पाया। और हैरी को वो सौंपने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है और अब इसी के साथ ही हैरी ऑसबॉर्न ऑस्कॉर्प कॉरपोरेशन का नया सीईओ बन जाता है, जिसके पास में होता है डेटा स्टोरेज का वो डिवाइस जिसकी मदद से वो कंपनी के हर डिपार्टमेंट, हर स्पेशल फोर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अब जब पीटर को इस बात का पता चलता है कि उसके खास फ्रेंड यानी कि हैरी ऑसबॉर्न के पिता की डेथ हो चुकी है तो वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। और जब वो उससे मिलता है तो वो काफी दुखी होता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और तब वहां पर हैरी पीटर को बताता है कि मैं वैसे तो ये कंपनी संभालना नहीं चाहता था, मगर क्या करूं, मुझे मेरे पिता की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जाने के बाद में इस कंपनी को संभालने के लिए और कोई भी नहीं बचेगा। वहीं रात को हम देखते हैं कि मैक्स डिलन की बॉडी जो कि पूरी तरीके से जल चुकी होती है, अब उसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है और जहां पर उसे रखा गया होता है अब वो वहां से निकलकर भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है पीटर और ग्वेन स्टेसी पर। अब दोनों ही फाइनली बात करते हैं कि हमारा ब्रेकअप जरूर हो गया है, मगर हम दोनों आपस में एक साथ दोस्ती रख सकते हैं क्योंकि हमने काफी टाइम एक साथ बिताया है। और फाइनली अब दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अब मैक्स डिलन पहुंच जाता है शहर के बीचों बीच और अब उसे पूरे शहर के अंदर बिजली की तरंगे दिखाई देने लगती है और उसे भूख लगती है बिजली की। और तभी वो शहर की जहाँ से मेन सप्लाई जा रही होती है उसकी पाइपलाइन को तोड़कर वहां से सारी बिजली को खींचने लगता है। और इस बात का पता जब पीटर को लगता है तो वो स्पाइडरमैन बनकर सीधा वहां पर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि हे शॉर्ट सर्किट, तुम क्या कर रहे हो। तब वहां पर मैक्स डिलन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है, मगर पता नहीं क्यों मैं काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं। और तब सारी की सारी एलईडी, सारे के सारे कैमरामैन सिर्फ इलेक्ट्रो को दिखाने लगते हैं। इस बात को देखकर उसे पता चलता है कि यस आई एम समथिंग, मेरे पास कुछ है जिससे कि लोग अब मुझे पहचानते हैं। मगर जब स्पाइडरमैन वहां पर आकर उन सबको रोकने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है, तो सारे कैमरामैन अब अपना कैमरा घुमाकर स्पाइडरमैन की तरफ कर देते हैं और अब हर जगह जहां पर इलेक्ट्रो दिखाई दे रहा था अब सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन दिखाई देने लगता है। वहां पर मौजूद हर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि स्पाइडरमैन उसकी छुट्टी कर दो, उसे मजा चखा दो, उसे जान से मार दो। और जब इलेक्ट्रो ये सारी बातें सुनता है तो उसका मन जो कि एक अच्छे इंसान का था अब वो धीरे धीरे मैनिपुलेट होकर बदलने लगता है। मैंने आपसे जोकर मूवी के अंदर भी एक ही बात कही थी कि जब किसी अच्छे इंसान से अच्छाई चली जाती है तो वो महाकाल का रूप लेती है और वही सेम चीज अब इलेक्ट्रो के साथ में भी हुई। एक ऐसा अच्छा इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, एक नॉर्मल इंसान था, बिल्कुल आम लाइफ जी रहा था, उसे जब सब लोग बिल्कुल निराशा की तरह देख रहे थे, गुस्सेहीन भावना के साथ में देख रहे थे, तो उसकी मैनिपुलेटिंग हो जाती है और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो इस शहर के अंदर स्पाइडरमैन को नहीं रहने देगा और तब वो उस पर हमला कर देता है।
मगर स्पाइडरमैन भी काफी ज्यादा चालाक था। वो पहले तो सोचता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं मुझे उन सबको बचाना पड़ेगा, और वो अपनी वेब शूटर्स के साथ में और जो उसकी स्पाइडर सेंस की फास्टनेस पावर होती है उन सभी का यूज करते हुए वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सबसे पहले तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से बचाता है और फिर उन्हें साइड करके लड़ने लगता है इलेक्ट्रो के साथ में। और फिर यहाँ पे शुरुआत होती है एक तगड़ी फाइट की, जिसके CGI और VFX के बारे में क्या कहना, भर भर के CGI इसके अंदर दिखाए गए हैं और एक तरीके से शानदार एनिमेटेड फाइट उन दोनों के बीच में हमें दिखाई जाती है। वहां पर काफी सारी फायर ब्रिगेड भी आई हुई होती है और तभी वहां पर स्पाइडरमैन उनके पानी की मदद से इलेक्ट्रो को शांत कर देता है और इसी के साथ अभी फाइट खत्म होती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हैरी ऑसबॉर्न, जिससे गलती से वो मेमोरी डिवाइस चालू हो जाता है और उस कंपनी की जितनी भी स्टोरेज होती है वो उसके सामने आ जाती है और तब उसे पता चलता है कि आज से कई सालों पहले रिचर्ड पार्कर और साथ ही मेरे पिता हैं मकड़ी के ऊपर प्रयोग करके एक ऐसा सीरम बनाया जिसकी मदद से वो इंसानी विकृतियों को दूर कर सकते हैं, सभी कमजोरियों को हटा सकते हैं और एक ऐसा शरीर बना सकते हैं जिसकी ताकतें अनमोल हो, उसे कोई भी ना हरा सके। मगर अब वो सीरम उनके पास में है ही नहीं। लेकिन इस बात को सुनकर अब हैरी को ये पता चल चुका था कि वो स्पाइडर का सीरम जरूर स्पाइडरमैन के अंदर है, इसी की वजह से उसके पास में इतनी सारी स्पेशल पावर्स हैं। और वो इसी के साथ अब अगले दिन अपने ऑफिस में बुला लेता है पीटर को और उससे कहता है कि पीटर, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक फोटोग्राफर हो और तुमने कई बार स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करी है। मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ पीटर और मुझे उसकी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्पाइडरमैन का खून ला कर दो। अब क्योंकि पीटर तो खुद ही स्पाइडरमैन होता है तो वो उससे कहता है कि नहीं हैरी, मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब वहां पर हैरी उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे उसके खून की सख्त जरूरत है। अब क्योंकि हैरी पीटर का दोस्त होता है तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं स्पाइडरमैन से बात जरूर करूंगा। अब अगर वो आए ना आए ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अब इलेक्ट्रो को पूरी तरीके से जकड़ के एक मशीन में कैद कर दिया जाता है और तभी वहां पर एक जर्मन साइंटिस्ट आता है और वो उससे कहता है कि हमने तुम्हारे दिमाग पर एक कैपेसिटर लगा दिया है जिसकी मदद से अब तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल हो गई है। अब अगर तुम कितनी भी ताकत लगाओगे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और इस बात को सुनकर अब इलेक्ट्रो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका कलर ब्लू से रेड होने लगता है और वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि एक बार तो जर्मन साइंटिस्ट के चश्मे का कांच तक टूट जाता है। वहीं अगले सीन में अब स्पाइडरमैन सीधा पहुंच जाता है हैरी ऑसबॉर्न के पास में और उससे कहता है कि मेरी पीटर से बात हुई थी, तुमने उससे कहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना है, आखिर क्या चाहते हो तुम। तब वहां पर हैरी उससे कहता है कि स्पाइडरमैन, मैं जानता हूं कि तुमने जिस प्रयोग से अपनी सारी शक्तियां बढ़ाई है वो जरूर मेरे पिता और रिचर्ड पार्कर की खोज है और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना खून मुझे दो क्योंकि मैं मर रहा हूं और मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। तो स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि देखो, मेरा डीएनए अलग है, तुम्हारा डीएनए अलग है, मेरे ऊपर जो प्रयोग हुआ है क्या पता अगर मैं खून तुम्हें दूं तो तुम जान से ही मर जाओ। तो हैरी कहता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, क्या पता अगर तुम्हारे खून से मैं ठीक हो पाऊँ तो इसमें तुम्हारी भलाई और मेरी भलाई ही होगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बेशुमार दौलत दूंगा, तुम चाहो तो एक बड़ा शिप खरीद लेना, प्लेन खरीद लेना, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिसकी कोई हद ही नहीं। मगर तब स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मुझे पैसों की भूख नहीं, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। और ये कहकर अब स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। अब इस बात से हैरी काफी ज्यादा टूट जाता है और तभी वहां पर उसकी सेक्रेटरी आती है जिसका नाम होता है फेलिशिया हार्डी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। तो वहां पर हैरी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मकड़ियों का सीरम लाकर दे सकती हो तो प्लीज मुझे लाकर दो क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। तब वहां पर वो फेलिशिया उसे बताती है कि वो सीरम आज भी हमारे पास में। ये एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद में सारी मकड़ियां तो मारी गई थी मगर उनमें से उनकी स्पेशल सीरम को निकाल लिया गया था और मैं जानती हूँ कि वो सीरम आज भी हमारे पास में है। तो वहां पर हैरी उससे पूछता है कि वो सीरम कहाँ पर है। तो फेलिशिया उसे बताती है कि हमारी ही कंपनी के स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर उस सीरम को रखा गया है। और जैसे ही हैरी और फेलिशिया वहां पर जाने की कोशिश करते हैं मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है उनकी कंपनी का सेक्रेटरी जिसका नाम होता है डोनाल्ड मैकिन और वो उससे कहता है कि तुमने मैक्स डिलन नाम के एक इंसान को जान से मरवा दिया क्योंकि वो तुम्हारी कंपनी में काम करता था। हालांकि इस बात के बारे में तो हैरी को कुछ भी पता नहीं होता है मगर सारा दोष अब डोनाल्ड उसके ऊपर डाल देता है और साथ ही अब उसकी गद्दी भी छीन लेता है और वो अब एक सेक्रेटरी से उस कंपनी का सीईओ बन जाता है और इसी के साथ अब हैरी को वहां से निकलना पड़ता है। मगर अब क्योंकि हैरी के पास में स्पेशल स्टोरेज डिवाइस था जिससे उसे पता चलता है कि रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के अंदर अभी भी वो मैक्स डिलन जिंदा है और इसी के साथ ही अब वो पहुंच जाता है सीधा रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट जहां पर उसे मैक्स डिलन मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, मेरे साथ धोखा हुआ है, यहाँ की कंपनी के सेक्रेटरीज ने मुझे ही तुम्हारे मौत के इल्जाम में फंसाकर कंपनी से बेदखल कर दिया। तो इलेक्ट्रो उससे पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो हैरी उससे कहता है
कि स्पाइडरमैन तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा तो इसके बदले में तुम ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन को मुझे हथियाने में मदद करोगे। और इसी के साथ उन दोनों की डील हो जाती है। और वहीं पर उसके पास में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज वाला डिवाइस होता है जिसकी मदद से अब वो इलेक्ट्रो को जिंदा कर देता है। और जैसे इलेक्ट्रो वहाँ से बाहर निकलता है, सबसे पहले तो वो वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस वालों को जान से मार देता है। और इसी के साथ अब वो दोनों टीम अप करके पहुंच जाते हैं सीधा ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन और वहां पहुंचकर डोनाल्ड मैकैन को जान से मार देते हैं। और उसके बाद में उसे वापस से जिंदा भी करते हैं और उसे कहते हैं कि हम चाहे तो जब भी तुम्हें मार सकते हैं और चाहे तो तुम्हें जिंदा भी कर सकते हैं। अगर तुम वापस से मरना नहीं चाहते तो मुझे बताओ कि इस कंपनी का स्पेशल डिपार्टमेंट कहाँ पर है जहाँ पर उस स्पाइडर का सीरम रखा हुआ है, मुझे उसकी जरूरत है। और अब अपनी जान की परवाह करते हुए फाइनली डोनाल्ड उन दोनों को सीधा पहुंचा देता है कंपनी के स्पेशल डिपार्टमेंट में जहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट पड़े थे जिन पर ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन काम कर रही थी। और वहीं से उसे मिलता है वो स्पाइडर का सीरम। तो हैरी उसे कहता है कि इसे मेरी बॉडी में इंजेक्ट करो। तब वहां पर वो डोनाल्ड कहता है कि अभी तक इसका इस्तेमाल किसी इंसानी शरीर पर नहीं किया गया, हमने सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर इसका इस्तेमाल किया है। मगर तब हैरी उसे कहता है कि मैं कहता हूँ उतना करो। और तभी वो उस सीरम को अपनी बॉडी में डाल देता है। और जैसे ही वो उसे अपनी बॉडी में डालता है उसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पूरी तरीके से उसकी जो भी बीमारियां थी वो सब कुछ खत्म हो जाती है। और अब उसे मिलता है एक नया शरीर और साथ ही वहां पर एक डिवाइस भी होता है, एक पूरा सूट होता है ग्लाइडर के साथ में। और तब वो उसे पहन लेता है। वहीं दूसरी ओर अब इलेक्ट्रो पहुंच जाता है ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन की पूरी सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देने वाली ऑस्क्रॉप इलेक्ट्रिसिटी पावर कैंप में, जहां पर वो हर किसी को शहर के अंदर पावर सप्लाई किया करते थे। और अब इस बात को इलेक्ट्रो जानता था कि अगर मैं शहर की पावर सप्लाई बंद कर दूं तो स्पाइडरमैन मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और साथ ही ऐसा ही होता है, वो उस पूरे शहर की बिजली गुल कर देता है। और जब इस बात का पता स्पाइडरमैन को चलता है तो वो सीधा ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पहुंचता है। और फिर शुरुआत होती है एक तगड़ी फाइट की जो कि होती है इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन के बीच में। और साथ ही इसका म्यूजिक आपको दीवाना कर देगा। इसका म्यूजिक दिया है हैंस जिमर में और काफी शानदार म्यूजिक था। इससे पहले जब स्पाइडरमैन और जब इलेक्ट्रो की लड़ाई हुई थी तो उसके अंदर इलेक्ट्रो ने उसके वेब शूटर्स को तबाह कर दिया था। इसी वजह से इस बार उसने अपने इलेक्ट्रिक वेब शूटर्स पर काम किया और उन्हें ऑलरेडी चार्ज करके लेके आया था ताकि अगर वो उस पर हमला करे तो वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को झेल कर सीधा उसी पर पलटवार कर सके। और उन्हीं की लड़ाई में वहां पर पहुंच जाती है ग्वेन स्टेसी भी। तब वहां पर वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और कैसे तैसे करके अब वो फाइनली इलेक्ट्रो के साथ में लड़ाई करते हुए ग्वेन स्टेसी को कहता है कि वो एक बैटरी की तरह है और अगर बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है तो वो फट जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उस ओवरचार्ज का इस्तेमाल इलेक्ट्रो पर करूं। मैं उसकी पूरी की पूरी तारों को जोड़कर अपने इलेक्ट्रिकल वेब्स के साथ में उसी का इस्तेमाल उसी पर करूंगा और जब मैं कहूं तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी को मेन पावर लाइन से जोड़ देना। और अब सीधा इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ने के लिए पहुंच जाती है ग्वेन स्टेसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जहां पर वो स्पाइडरमैन के कहते ही उस स्विच को ऑन कर देती है। और जैसे ही वो स्विच को ऑन करती है तो वेब शूटर से जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी अब जो इलेक्ट्रो से दे रहा था अब वो सीधा पड़ जाती है उसी के ऊपर। और अब वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, उसके पूरे जो कैपेसिटर होते हैं वो डाउन हो जाते हैं और इसी के साथ उसका खात्मा हो जाता है। मगर कहानी अब भी यहाँ पर खत्म नहीं होती और वहां पर पहुंच जाता है हैरी ऑसबॉर्न और वो अब ये जान जाता है कि ग्वेन स्टेसी का लवर और कोई नहीं पीटर पार्कर था। और पीटर पार्कर जो हमेशा स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता था वो खुद ही था। और अब वो उससे बदला लेने के लिए सीधा ग्वेन को लेकर अपने साथ भाग जाता है। अब स्पाइडरमैन उसका पीछा करते करते एक ऊंची मीनार पर पहुंचता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम उसे कुछ मत करना। और इस बात को सुनकर अब वहां से हैरी ऑसबॉर्न सीधा ग्वेन स्टेसी को नीचे पटक देता है। मगर उसे बचाने के लिए पीटर काफी कोशिश करता है और वो कैसे तैसे करके उसे बचा ही लेता है। मगर अब शुरुआत होती है लड़ाई की, जहां पर अब हैरी ऑसबॉर्न बन चुका होता है ग्रीन गॉब्लिन और उन दोनों के बीच में एक और तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही क्लॉक टावर की मशीनों के बीच में लड़ रहे होते हैं। एक तरफ तो स्पाइडरमैन न्यू गॉब्लिन का सामना कर रहा होता है और साथ ही ग्वेन स्टेसी की जान भी बचा रहा होता है। मगर मशीनों का भार काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसका स्पाइडर टूट जाता है और वहीं से ग्वेन स्टेसी नीचे गिरने लगती है। तब वहां पर स्पाइडरमैन अपनी पूरी जान लगा देता है और वहां पर अपना स्पाइडर वेब शूट फेंकता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता ग्वेन स्टेसी तक तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा जमीन की गहराई तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो शूटर उस तक पहुंचता है उसका सर जमीन पर टकरा ही जाता है। और जब स्पाइडरमैन इस बात को देखकर उसके पास में पहुंचता है तो वो पहले तो उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि ग्वेन उठो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो अब ग्वेन स्टेसी को खो देता है। और इसी के साथ जो हर बार स्पाइडरमैन की मूवीज़ में एक फ्यूनरल दिखाया जाता है, कभी नॉर्मन ऑसबॉर्न का, कभी हैरी ऑसबॉर्न का, और इस बार हमें दिखाया जाता है ग्वेन स्टेसी का। और इसी के साथ अब ये मूवी खत्म होती है। वहीं इस कहानी का मिड क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हैरी ऑसबॉर्न को रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के अंदर कैद कर लिया जाता है और वही एक नकाबपोश इंसान उसके पास नहीं पहुंचता है जो कि लास्ट टाइम पहुंचा था कर्ट कॉनर्स के पास में, और वो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। तो वहां पर हैरी कहता है कि स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन में वो हर सामान मौजूद है जो कि उसे जान से खत्म कर सकता है। और इसी के साथ वो नकाबपोश इंसान अब एक जेल से एलेक्सी को छुड़वाकर ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन से राइनो का सूट उसे दे देता है और अब राइनो तैयार होता है स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए। लेकिन अब क्योंकि ग्वेन स्टेसी अब पीटर की लाइफ से चली गई थी तो 5 महीने हो चुके थे जब वो शहर की रक्षा के लिए बीच में नहीं आया था। मगर जब उसे पता चला कि अब इस शहर के अंदर एक और खतरा बढ़ गया है तो वो अब अपने स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शहर में वापस आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड गाइज, आपको सुनकर खुशी होगी कि इसके बाद में मैं अपनी अगली सीरीज लेकर आने वाला हूं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर्स की, जो कि आपने मुझे पिछले 4 महीनों से बोल बोलकर मेरे दिमाग को पका दिया है। बट डोंट वरी गाइज, आप सभी की रिक्वेस्ट पर इस बार कंप्लीटली अब ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज इस चैनल पर आने वाली है। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।